guys, how are you? Welcome to all of you at my YouTube channel and सभी का स्वागत है स्टूडेंट्स की पाठशाला में. And guys, we have already completed 4 classes and in all 4 classes we did customs and today also we will be doing customs, right? तो custom के अंदर अभी तक we have covered valuation, we have covered relevant date, we have covered types of duties, we have covered baggage, right? And last class में if you remember तो we started with duty drawback also, right? तो आज हम लोग कोशिश करेंगे टू कवर अप ड्यूटी ड्रॉबैक एंड देयर आफ्टर विल ट्राई टू कवर ट्रांजिट वर्सेस ट्रांसशिपमेंट एंड देन असेसमेंट प्रोसीजर्स, राइट? ठीक है सर, तो ये सब हम आज कवर करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों को इन क्लासेस से बहुत बेनिफिट मिल रहा होगा. ठीक है, बट मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इनका बेनिफिट एक्चुअल में तभी मिलेगा जब एक तो आप शेड्यूल बनाओ कि आप मेरे साथ ही 9 बजे क्लास देखो. ठीक है ना, क्योंकि कुछ बच्चे मैं देखता हूँ कि रात को देख रहे हैं, सुबह देख रहे हैं. शेड्यूल बनाना वाज द मेन इंटेंट ऑफ दिस क्लास. ठीक है, तो कोशिश यही करो कि आप अपने आप को बाउंड करो, बिकॉज आप जल्दी उठोगे इस चक्कर में और मेरे साथ क्लास करोगे तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा रिदम मिलेगा. ठीक है, और अगर अपनी कन्वीनियंस से ही देखोगे तो फिर वही बात हो जाएगी कि कोई फायदा नहीं होगा इसका. ठीक है ना, हाँ, किसी का ऑफिस है या कोई ऑब्लिगेशन में है तो वो एक सेपरेट बात है. बट आई वॉन्ट यू पीपल कि प्लीज़ कोशिश करो कि जब ये क्लास 9 से 10 लाइव होती है तो आप 9 से 10 ही देखें और उसके बाद रेस्ट ऑफ द डे का जो शेड्यूल है वो उस क्लास के अकॉर्डिंगली ही क्रिएट करें. ठीक है, अदरवाइज आप 10 बजे उठोगे, 11 बजे उठोगे, 12, तो वो सारा शेड्यूल ही तो खराब हुआ पड़ा है हम लोगों का. ठीक है, अच्छा, आपकी क्लास के चक्कर में ना बिलीव नहीं करोगे कि मैं भी टाइम से उठने लग गया. अदरवाइज मेरा भी टाइम बहुत अजीब सा हो गया था. मैं सुबह कई बार 9:30 बजे उठ रहा हूँ, 10 बजे उठ रहा हूँ. तो अभी क्या है कि अपने आप को बाउंड करना, देन ओनली वी कैन डू समथिंग. अदरवाइज अगर आप अपने आप को बाउंड ही नहीं करोगे ना तो कोई फायदा नहीं होगा. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं विद ड्यूटी ड्रॉबैक. एक बार ही हम थोड़ा सा रिविजन करेंगे ड्यूटी ड्रॉबैक में मैंने आपको क्या पढ़ाया था एंड उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, देखिए ड्यूटी ड्रॉबैक के अंदर आप सबको मालूम है सेक्शन 74 और 75 हम लोगों ने पढ़े थे. सेक्शन 74 में हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई भी पर्सन इंडिया में कोई गुड्स इंपोर्ट करता है और उसको विदाउट चेंज ऑफ आइडेंटिटी री एक्सपोर्ट कर देता है तो फिर 74 उसका ड्रॉबैक देता है. तो इसका मतलब आइडेंटिटी सेम होनी चाहिए, ये हमने पढ़ा था. और अगर आप आइडेंटिटी बदल देते हैं तो मैंने आपसे कहा था कि आपका जो ड्रॉबैक होगा दैट विल बी गिवन अंडर सेक्शन 75. ठीक है, अब मेरा अगला क्वेश्चन है कि अगर आइडेंटिटी सेम है तो इसमें 2 बातें होंगी, या तो विदाउट यूज या आफ्टर यूज. अगर आपने बिना यूज के किया तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको 98% ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी का रिफंड आ जाएगा, लेकिन आपको इंश्योर करना होगा कि आपको 2 साल के अंदर अंदर उसे री एक्सपोर्ट करना होगा. फर्दर एक्सटेंशन मिल सकती है फॉर अनदर 2 ईयर्स. ठीक है, फिर उसके बाद 74(2) में हम लोगों ने आफ्टर यूज इसको री एक्सपोर्ट करा था और इसके लिए मैंने 3 पार्ट्स में डिवीजन दिया था आपको. मैंने आपसे कहा था वियरिंग अपरेल्स हो गया, सिनेमेटोग्राफ फिल्म्स हो गया, ये कुछ टी टेस्ट हो गए, इन सबको अगर आप यूज कर लेते हैं तो उसके बाद अगर आप इसको री एक्सपोर्ट करेंगे तो देयर विल बी नो सच ड्रॉबैक. ठीक है, इन केस ऑफ मोटर कार प्लस इन केस ऑफ अदर आर्टिकल्स विच आर इम्पोर्टेड बाय इंडिविजुअल फॉर हिज प्राइवेट एंड पर्सनल यूज. याद रखना, मोटर कार के लिए जरूरी नहीं है कि इंडिविजुअल और प्राइवेट ही हो. मोटर कार इंपोर्ट की हो किसी ने भी और अदर गुड्स इंपोर्ट किए हो बाय इंडिविजुअल फॉर हिज प्राइवेट एंड पर्सनल यूज. ठीक है ना, मोटर कार इंपोर्ट की हो किसी ने भी और अदर गुड्स इंपोर्ट किए हो इंडिविजुअल ने फॉर हिज प्राइवेट एंड पर्सनल यूज, तो उस केस के अंदर लॉ कहता है कि हम आपको क्या करेंगे, जो ड्रॉबैक देंगे ना वो जितने भी आपने इंपोर्ट ड्यूटी भरी होगी उसमें से माइनस करेंगे कुछ स्पेसिफाइड परसेंटेज. और स्पेसिफाइड परसेंटेज आपको याद होगा, फर्स्ट ईयर में री एक्सपोर्ट करने पे 4% पर क्वार्टर या पार्ट ऑफ द क्वार्टर, सेकेंड ईयर के लिए 3% पर क्वार्टर या पार्ट ऑफ द क्वार्टर, और अगर आप थर्ड ईयर में करते हैं तो 2.5%, और अगर आप फोर्थ ईयर में करते हैं तो 2%. ठीक है सर, इसके बाद हम लोग मूव कर गए थे टू दी अदर, जो बाकी जो बच गए. इसके लिए मैंने कहा था कि इसमें अप टू 3 मंथ्स 95%, बियॉन्ड 3 मंथ अप टू 6 मंथ 85%. तो इस तरह से हमने ये ड्रॉबैक पढ़ लिया था. ठीक है, अच्छा, अगर मान लीजिए कि आपने आइडेंटिटी चेंज कर दिया है तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इस केस में आपको जो ड्रॉबैक दिया जाता है वो एडहॉक बेसिस पर होता है, जिसको हम बोलते हैं ऑल इंडस्ट्री रेट्स. ठीक है,
और AIR मिलेगा आपको, और ये AIR फिक्स कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम रिवाइज भी करती है, ठीक है। और इसके लिए हमें कुछ ड्रॉबैक रूल्स भी दिए गए थे जो हम लोगों ने आज डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, चलिए। तो अब DB के रूल्स चेक करेंगे आप। सबसे पहले आता है रूल 2। देखिए, मैंने अभी अभी आपसे कहा कि इंडिया में DB के आपको कब मिलेगा? जब आप गुड्स को आफ्टर इम्पोर्टेशन री एक्सपोर्ट करते हो। तो अगर आप इंपोर्ट करने के बाद री एक्सपोर्ट कर रहे हो तो यू आर एंटाइटल्ड फॉर ड्रॉबैक, ठीक है सर। लेकिन क्वेश्चन ये है कि एक्सपोर्ट की डेफिनेशन क्या होती है? देखिए, जनरल डेफिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट मैंने आपको पढ़ाई हुई है, उसमें सिर्फ एक ही चीज होती है, और वो क्या? टेकिंग गुड्स आउटसाइड इंडिया, टेकिंग गुड्स टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। यानी कि अगर आप किसी भी चीज को बाहर लेके जा रहे हैं तो वो एक्सपोर्ट कहलाता है। लेकिन DB के रूल्स के अंदर एक्सपोर्ट का एक्चुअल में 3 मीनिंग है बेटा। इसका मतलब इन तीनों में से अगर आप कुछ भी करोगे ना तो इसे एक्सपोर्ट ट्रीट करते हुए क्या आपको ड्रॉबैक दिया जाएगा? बिल्कुल। वो 3 चीजें कौन कौन सी हैं? एक तो वही है टेकिंग आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। DTA से SEZ भी अगर आप लेके जा रहे हो तो इसको एक्सपोर्ट मान दिया जाता है फॉर ड्रॉबैक पर्पसेस। एंड लोडिंग ऑफ प्रोविजन स्टोर्स इक्विपमेंट टू फॉरेन गोइंग वेसल एंड फॉरेन गोइंग एयरक्राफ्ट। आपने कई बार देखा होगा कि कोई भी वेसल या एयरक्राफ्ट अगर इंडिया छोड़कर बाहर जा रहा है तो वो फॉरेन गोइंग एयरक्राफ्ट, फॉरेन गोइंग वेसल कहलाता है। और उसके लिए भी कुछ प्रोविजंस या स्टोर्स अगर हम सप्लाई कर रहे हैं तो उसे भी लॉ कहता है एक्सपोर्ट मानते हुए यू आर एलिजिबल टू क्लेम ड्रॉबैक। क्लियर है? ठीक है सर। अब इसमें ना हमने एक सन इंडस्ट्रीज का केस लॉ भी पढ़ा था, और क्वेश्चन ये था कि आपका ड्रॉबैक एंटाइटलमेंट कब आता है। और मैंने आपको सिचुएशन दिया था कि वेदर व्हेन दैट वेसल क्रॉसेस TWI या व्हेन इट रीचेस टू डेस्टिनेशन। आई एम वेरी श्योर आप सबको मालूम होगा ये कि ड्रॉबैक एंटाइटलमेंट आती है व्हेन गुड्स जो है वो एक्सपोर्टेड हो जाती है। और गुड्स एक्सपोर्टेड कब कहलाती हैं? द मोमेंट इट क्रॉसेस TWI। तो इसका मतलब द एंटाइटलमेंट फॉर ड्यूटी ड्रॉबैक जो होती है वो आपके पास किस दिन आ जाती है? जिस दिन आपका वेसल TWI क्रॉस कर जाता है। भले ही उसके बाद वो संक कर जाए और वो डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचे तो भी याद रखना आपका ड्रॉबैक आपको मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर वो TWI क्रॉस करने से पहले ही उसके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, संक कर जाता है, तो लॉ कहता है एंटाइटलमेंट फॉर ड्रॉबैक जो है वो आपकी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है सर। इसके बाद अगर आपको याद हो तो हमने एक पढ़ा था रूल 3। रूल 3 बेसिकली बताता है कि DB के जो है वो AIR है। और अगर आपको याद हो तो हमने क्लास के अंदर ये भी देखा था कि AIR के लिए क्या गवर्नमेंट ने एक DB के शेड्यूल बना रखा है। और ये जो DB के शेड्यूल गवर्नमेंट ने हमें दिया हुआ है ये बेसिकली क्या है? अगर आपको याद हो तो ये जो गवर्नमेंट ने हमें DB के शेड्यूल बना के दिया, इसके अंदर अगर आपको याद हो ना तो मैंने आपको ये बताया था कि आपको या तो ड्रॉबैक ऐसे दिया जाएगा 2 रुपए 20 रुपए सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ दिस, ठीक है ना। तो कई बार ऐसे लिखा होगा कि आपको ड्रॉबैक मिलेगा 10% ऑफ FOB सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ ₹5 पर पेयर। तो इस तरह से आपको DB के एंटाइटलमेंट DB के शेड्यूल में दी जाती है, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं ऑल इंडस्ट्री रेट। और रूल 4 कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इसको रिवाइज कर सकती है टाइम टू टाइम, ठीक है सर। रूल 5 रेलेवेंट डेट क्या है? देखिए, हमेशा याद रखिएगा कि जब कोई DB के शेड्यूल आता है ना तो गवर्नमेंट नोटिफाई कर देती है कि ये शेड्यूल जो है ये किस डेट तक एप्लीकेबल रहेगा, यानी कि फ्रॉम विच डेट टू विच डेट इस शेड्यूल के रेट्स जो हैं वो एप्लीकेबल रहेंगे। तो इसका मतलब ये भी अल्टीमेटली रेलेवेंट डेट इसकी क्या होगी, यानी कि कौन सी तारीख का ड्रॉबैक मुझ पे अप्लाई होगा, इसके लिए उन्होंने क्लियर कर दिया कि उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि DB के शेड्यूल की जो डेट्स हैं वो कहां से कहां तक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई द पीरियड अप टू विच एनी अमाउंट या रेट ऑफ DB के शैल बी इन फोर्स, यानी कि जो भी उन्होंने रेट ऑफ DB के या अमाउंट ऑफ DB के दिया है वो कब तक इन फोर्स रहेगा, क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही बताएगी। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि ये रेट्रोस्पेक्टिव भी होता है। तो उन्होंने कहा कि वेयर द अमाउंट या रेट ऑफ DB के इज अलाउड विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, तो वो अमाउंट या रेट शैल बी अलाउड फ्रॉम सच डेट एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो क्रक्स ऑफ द स्टोरी यही है कि अगर कोई पूछता है कि मेरे पे कौन सी तारीख का DB के रेट या DB के अमाउंट लगेगा, तो बस ध्यान रखना कि आपको देखना होगा कि जिस शेड्यूल को आप रेफर कर रहे हो क्या वो शेड्यूल की डेट जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई करी है, कि अगर मैं लिख दूं ऐसे कि
ये डीबी के शेड्यूल जो है वो 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 तक चलेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि इस दौरान अगर इंडिया में कोई भी इंपोर्ट करने के बाद री एक्सपोर्ट होता है तो आप पर यही वाला शेड्यूल लगेगा, उसके बाद शेड्यूल जो है वो चेंज हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है सर। तो रूल 5 हमारा खत्म हो गया। रूल 6 कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ड्रॉबैक शायद हो ही ना। ठीक है ना, क्योंकि मैंने पहले ही बोला ये AIR बेस्ड है, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ इंडस्ट्रीज अभी भी ऐसी हो जिनके लिए AIR यानी कि डीबी के शेड्यूल के अंदर AIR मेंशन ही ना हो। तो उन लोगों को कुछ नहीं करना, उन लोगों को बेसिकली क्या करना है, मैन्युफैक्चरर को अप्लाई करना है फॉर ब्रांड रेट्स, उनको ब्रांड रेट्स के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, टू प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर ऑफ कस्टम विद इन 3 मंथ्स। अगर आपको लगता है कि आप लोगों का डीबी के नहीं है तो आपको ब्रांड रेट्स के लिए अप्लाई करना है 3 महीने के अंदर, और अगर 3 महीने में आप अप्लाई नहीं कर सकते तो ये आपको एक्सटेंशन ग्रांट की जाएगी फॉर अनदर 3 मंथ्स बाय ACDC, बट आपको ये अमाउंट पे करना पड़ेगा 1% ऑफ FOB या 1000 whichever इज लोअर। और अगर आपको लगता है कि 3+3 में भी अभी आप अप्लाई नहीं कर पाए हो तो आप कमिश्नर या चीफ कमिश्नर ऑफ कस्टम को अप्लाई कर सकते हो, वो आपको फर्दर 6 मंथ की एक्सटेंशन दे सकता है और उसके लिए 2% ऑफ FOB और 2000 whichever इज लोअर ये आपको पे करना पड़ेगा एज जो भी एक्सटेंशन के लिए फीस पे करनी पड़ती है। ठीक है जी, तो रूल 6 हमारा खत्म हो गया। ये किन पे लगता है बच्चे? रूल 6 इज एप्लीकेबल ऑन दोज जिनके लिए ब्रांड रेट्स नहीं है, यानी कि जिनके लिए AIR नहीं था, क्या उन्हें ब्रांड रेट के लिए अप्लाई करना होगा विद इन 3 मंथ, फर्दर एक्सटेंशन बाय अनदर 3 मंथ्स एंड फर्दर एक्सटेंशन बाय अनदर 6 मंथ्स। ठीक है जी, बट उसके लिए एक्सटेंशन के लिए यू नीड टू पे सम फीस, वो आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है सर, तो मेरे ख्याल से रूल 6 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या यहां तक क्लियर हो गया? बिल्कुल। अब चलते हैं हम रूल 7 पे। देखिए रूल 7 क्या कहता है, इवन इफ AIR इज फिक्स्ड, अगर आपका AIR फिक्स्ड है लेकिन अगर वो 4/5 ऑफ योर ड्यूटी से कम है, फॉर एग्जाम्पल आपने टोटल ड्यूटी जो सफर करी है लेट्स से वो है 1 लाख रुपीज, और 1 लाख रुपीज का 4/5 करेंगे 80,000, तो लॉ कहता है कि जो डीबी की है, क्योंकि वो नोशनल है, ठीक है ना, लेकिन अगर वो नोशनल अमाउंट आपकी टोटल ड्यूटी की सफरिंग से 4/5 से अगर कम है तो अगर आप चाहो तो स्पेशल ब्रांड रेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्या मतलब है? देखिए मैंने टोटल ड्यूटी सफर करी है 1 लाख, ठीक है, और गवर्नमेंट मुझे कह रही है कि नोशनल बेसिस पे हम आपको रिफंड दे देंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो नोशनल अमाउंट 6,000, 5,000, 20,000, 10,000 आ रहा है तो सोच के देखो हाउ मच ड्यूटी यू हैव सफर्ड 1 लाख, और अगर दे आर गिविंग यू अ ड्रॉबैक ऑफ 7,000, 8,000, 10,000 तो फिर वो ड्रॉबैक यूजलेस हो गया। तो हमने गवर्नमेंट को बोला कि सर इवन दो इट इज नोशनल प्लीज एंश्योर सम अमाउंट कि आप हमें दोगे ही दोगे। तो गवर्नमेंट ने बोल दिया ओके फाइन, वी वांट कि आपको 4/5 ऑफ द टोटल ड्यूटी सफर्ड आपको जरूर मिले। इन केस अगर आपको जो पैसा मिल रहा है वो 4/5 से कम है तो आप उस केस में SBR के लिए अप्लाई कर दीजिए, और SBR के लिए अप्लाई अगेन आपको विद इन 3 मंथ करना है। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो ACDC आपको एक्सटेंड कर देगा फॉर अनदर 3 मंथ्स, अगेन आपको 1% ऑफ FOB या ₹1,000 whichever इज लोअर पे करना है। अभी भी नहीं कर पाए तो आपको 6 मंथ का फर्दर एक्सटेंशन बाय CC या CCC मिल जाएगा, और उसके लिए आपको 2% ऑफ FOB प्राइस और ₹2,000 whichever इज लोअर वो आपको फीस साथ में पे करनी पड़ेगी। क्लियर हो गया? ठीक है सर, तो रूल 7 हमारा यहाँ तक क्लियर। मेरे ख्याल से अगर आपको समझ आ गया हो तो मैं आपको बता दूं कि रूल 8, रूल 9 मैं आपको पहले ही करा चुका था, जिसमें मैंने बताया था कि वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट शुड बी मोर देन वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट, और एक मैंने आपको बताया था कि 1/3 ऑफ द मार्केट प्राइस से ज्यादा डीबी के हमें नहीं मिलता है। ठीक है जी, तो लीजिए ये सारा ड्रॉबैक हो गया हमारा खत्म। ठीक है, अब इसके अंदर 1-2 छोटे छोटे पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। ठीक है? ठीक है सर। 75A कहते हैं डीबी के अगर मैंने आज सपोज करो क्लेम करा है, अप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है ना, तो लॉ को ये ऐसा लगता है कि आपका जो क्लेम है ना फॉर ड्रॉबैक वो आपको विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट जब आपने क्लेम फाइल किया था आपको मिल जाना चाहिए। लेकिन इन केस अगर आपको डीबी के फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग द क्लेम विद इन 1 मंथ नहीं मिलता है तो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 मंथ आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा ऑन योर ड्रॉबैक अमाउंट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम।
ठीक है नहीं, एंड दिस विल बी फ्रॉम द पीरियड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ सेड 1 मंथ टिल डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सच डीबीके। क्लियर है? जैसे मान लीजिए आपने 14 जनवरी को अप्लाई करा, ठीक है जी, तो यहां से 1 मंथ ले लेंगे हम, ठीक है, तो 1 मंथ जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके आगे से क्या हम पे 6% का इंटरेस्ट हमें मिलना शुरू हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। कब तक? जब तक आपको डेट ऑफ रिफंड आपको मिल ना जाए। क्लियर हो गया जी? चलिए, थैंक यू वेरी मच। ये हमारा पूरा चैप्टर हो गया खत्म। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तभी हमें समझ आएगा एक्चुअल में कि ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं विद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। हाँ जी बेटा, एक बार जरा चेक करेंगे जरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। कहते हैं डिस्कस whether the DBK is admissible or not, if yes then what is the quantum of DBK। ठीक है, पहला केस है बच्चे आपका FOB है 3000 रुपीज और अमाउंट रेट या अमाउंट इज 1.5%। 1.5% अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो इट इज ऑलवेज 1.5% ऑफ FOB। मार्केट प्राइस दिया हुआ है उस प्रोडक्ट का 3100 रुपए और इम्पोर्ट आपने जो किया था वो 2500 का किया था। बड़े आराम से देखना आपने। देखिए कंडीशन नंबर 1 वैल्यू एडिशन होनी चाहिए, वो तो है, मतलब एक्सपोर्ट की वैल्यू इज मोर देन इंपोर्ट, बिल्कुल सही है, ठीक है। और मार्केट प्राइस से कम होना चाहिए, वो भी है ना। डीबीके का, अच्छा डीबीके का पहले अमाउंट चेक करो आप। 1.5% ऑफ FOB, 3000 का 1.5% निकालेंगे तो 45 रुपए आएगा, है ना। अब आप मुझे बताओ, अगर आपको कल की क्लास याद हो तो मैंने आपसे क्या कहा था, मिनिमम अमाउंट ऑफ डीबीके मस्ट बी 50 रुपीज। अगर उससे कम हुआ तो ड्रॉबैक नॉट एंटाइटल्ड। तो यहां पर आप लिख देंगे एंटाइटलमेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि 50 रुपए से कम है। ठीक है सर। सेकंड केस, 2 लाख रुपए FOB है और 40% ऑफ FOB इसका ड्रॉबैक है। तो पहले तो मुझे बताओ 2 लाख का 40%, क्या 80,000 रुपीज हमारा DBK बनता है। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या पढ़ा था कि मार्केट प्राइस जो भी होगा ना DBK उससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल नहीं है, अधिक नहीं है, कम है। लेकिन मैंने ये भी बोला था कि किसी भी कीमत पे 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मार्केट प्राइस अगर 1.5 लाख है तो 1.5 लाख का 1/3 इज 50,000, सो इट कैन नॉट बी मोर देन 50,000। तो बट आप तो कितना ले रहे हो, 80, तो मिलेगा तो सही, बट 80 ना मिलकर कितना मिलेगा, 50,000। ठीक है सर। अब 1 लाख है, 2000 kg, 30 रुपीज पर kg आपका ड्रॉबैक है। तो अब आप मुझे बताओ 2000 इंटू 30, 60,000 का आपका DBK आ गया। ठीक है जी, 60,000 का आपका क्या आ गया, DBK। और मार्केट वैल्यू आ रही है 55,000। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। DBK अगर ज्यादा पाया गया किससे, मार्केट प्राइस से, तो सेक्शन 76 क्या प्रोहिबिट करेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेगा, इनएडमिसिबल। रीजन समझ आ रही है ना, क्योंकि अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक कैन नॉट बी मोर देन मार्केट प्राइस। सर ये सारी बातें आपको एक साथ चेक करनी है जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, 4 लाख रुपए FOB है और यहां देखो इंपोर्ट की वैल्यू कितनी है, 4.5। अब आप मुझे बताओ मैंने कंडीशन क्या लगाई थी, सेक्शन 75 कहता है कि वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट मस्ट बी मोर देन वैल्यू ऑफ इंपोर्ट। लेकिन यहाँ पे तो इंपोर्ट कितने का हुआ, 4.5 का, और एक्सपोर्ट की वैल्यू क्या है, 4 लाख रुपए। तो वैल्यू एडिशन तो हुआ ही नहीं, तो देयर इज नो DBK। ठीक है जी, आखिरी देखेंगे, 4,20,000 और इंपोर्ट हुआ था 3 लाख का, तो वैल्यू एडिशन तो है। बट यहां पर एक नीचे स्टेटमेंट है, 5वें केस के अंदर CG ने नोटिफाई किया था कि मिनिमम वैल्यू एडिशन हमें 40% चाहिए। तो बेटा 3 लाख का 40% 1,20,000। तो अगर हम 1,20,000 ऐड करते हैं तो 4,20, तो इसका मतलब इसमें वैल्यू एडिशन चाहिए या मिनिमम 40%, मिनिमम 40%। तो वो तो हो रही है, तो इसका मतलब DBK फिलहाल तो एडमिसिबल है। ठीक है, अब इसका निकाल लेते हैं 4%। तो 4,20,000 का 4% निकाल लो, अगर वो मार्केट प्राइस से कम है तो एडमिसिबल हो जाएगा। समझ आ गया, बिल्कुल खत्म हो गया ये। तो बेटा जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो सेक्शन 76, रूल 8, रूल 9, ये सब आपको एक साथ सोच के अप्लाई करने हैं। देन ओनली यू विल बी एबल टू फाइंड आउट कि आपका ड्रॉबैक अमाउंट कितना एंटाइटल्ड हो रहा है। ठीक है सर, नेक्स्ट पे चलते हैं। कहते हैं मिस्टर एक्स जो थे उसने 5 लाख की ड्यूटी सफर करी थी। अब AIR के बेसिस पर उनको DBK मिला है 3.5 लाख। सजेस्ट करो कि इन्हें क्या करना चाहिए। अब आप मुझे बताओ, रूल 7 मैंने पढ़ाया था आपको, मैंने आपसे क्या कहा था, एज पर रूल 7 अगर कोई भी पर्सन को अगर AIR है बट अगर 4/5 ऑफ द ड्यूटी सफर से कम है तो क्या वो SPR के लिए अप्लाई करेगा। बिल्कुल। तो अब आप मुझे बताओ 5 लाख का 4/5,
तो इसको मिनिमम ड्रॉबैक कितना मिलना चाहिए था? 4 लाख। मिल कितना रहा है? 3.5 लाख। कितना कम है? 50,000। तो क्या आप इसको सजेस्ट करेंगे कि भैया एज पर रूल 7 यू शुड अप्लाई फॉर स्पेशल ब्रांड रेट? खत्म। ठीक है सर, उम्मीद करता हूं ये समझ आ गया। अब एक क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं फॉर फाइंडिंग आउट डीबी के। प्लीज, बहुत सारे बच्चे आंसर देते नहीं है, ठीक है, और मैं बार बार बोल रहा हूं कि मुझे आप लोगों से रिवर्ट चाहिए, बिकॉज अगर इफ यू आर नॉट रिवर्टिंग दैट मीन्स मेरे को लगता है फिर ये बेकार है क्लासेस, कोई मतलब नहीं है इन क्लासेस का, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि ये क्लासेस कंटिन्यूड रहे तो प्लीज मेक श्योर जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो मुझे आंसर दीजिए, मैं सारे आंसर्स खुद पढ़ता हूँ, ठीक है ना, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि दैट यू पीपल आर अटेंटिव, ठीक है। लिखो जरा, सपोज करो एफओबी वैल्यू एक्सपोर्ट का है 5 लाख रुपए, ठीक है, और रेट ऑफ डीबी के दिया हुआ है 10%, इसका मार्केट प्राइस दिया हुआ है इन्हीं गुड्स का 6 लाख रुपीस, ठीक है, और इंपोर्टेड गुड्स की जो वैल्यू है वो थी 4 लाख, ठीक है। अब सीजी ने नोटिफाई करा है कि मिनिमम वैल्यू एडिशन 30% होना चाहिए। सजेस्ट करना है डीबी के एंटाइटल्ड और नॉट, इफ नो वाई, इफ यस देन हाउ मच, ठीक है जी, ये क्वेश्चन है आपका। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, ट्रांजिट वर्सेस ट्रांसशिपमेंट। ट्रांजिट वर्सेस ट्रांसशिपमेंट। अब देखिए ट्रांजिट ट्रांसशिपमेंट आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। ट्रांजिट में क्या होता है बच्चे, जब सेम कन्वेंस, मान लो एक कन्वेंस आ रहा है और वो किसी इंडियन पोर्ट पे यहाँ पे खड़ा हो जाता है और सेम कन्वेंस फ्रॉम इंटरमीडिएट पोर्ट इंडिया के ही किसी दूसरे पोर्ट पर चला जाता है, तो इसको बोलते थे गुड्स आर ट्रांजिटेड फर्दर। याद आ रहा है? ठीक है। और ये जरूरी नहीं है कि अगला पोर्ट इंडियन पोर्ट ही हो, अगला पोर्ट किसी बाहर की कंट्री का भी हो सकता है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है सर। तो इसका मतलब ये हो गया कि वेन एवर गुड्स आर एंटर्ड टू इंडिया एट अ पर्टिकुलर पोर्ट एंड फ्रॉम देयर द गुड्स जो है दे आर ट्रांसफर्ड या ट्रांसपोर्टेड टू अनदर पोर्ट ऑन द सेम कन्वेंस, तो इसको बोलते हैं गुड्स आर ट्रांजिटेड। तो कन्वेंस मस्ट बी सेम, ये ध्यान रखना है। और मैंने इसमें ये भी कहा था कि इन केस व्हेन गुड्स आर ट्रांजिटेड तो आपको कोई सेपरेट डॉक्यूमेंट अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज क्या थी कि डेस्टिनेशन पोर्ट की जो ड्यूटी है, क्या वो डेस्टिनेशन पोर्ट पर ही पे की जाएगी, इंटरमीडिएट पोर्ट पर पे नहीं की जाएगी, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी व्हेन वी डिस्कस अबाउट ट्रांसशिपमेंट तो हमने ये पढ़ा था कि इसके अंदर कन्वेंस बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज बाहर से कोई वेसल आ रहा है और वो मुंबई पोर्ट पे अगर माल उतार देता है सारा और वो वापस चला जाता है, और वहां से दूसरा वेसल मुंबई पोर्ट से गुजरात पोर्ट पे आपका माल लेकर आ रहा है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट। और ट्रांसशिपमेंट में कन्वेंस चेंज हो जाती है, बट इसमें भी जो डेस्टिनेशन पोर्ट वाला माल है उसकी ड्यूटी डेस्टिनेशन पोर्ट पर ही पेड होती है, इंटरमीडिएट पोर्ट पर पे नहीं होती है। क्लियर है? ठीक है सर। तो ट्रांजिट ट्रांसशिपमेंट इस तरह से हमने पढ़ा था। आई एम वेरी श्योर आपको क्लियर है। चलिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं असेसमेंट प्रोसीजर, ठीक है। असेसमेंट प्रोसीजर अगर आपको याद हो तो हमने इसमें 3 सेक्शंस पढ़े थे, 17, 18 और 19, 17, 18, 19 3 सेक्शंस मैंने पढ़ाए थे। ध्यान से डिस्कस करेंगे तीनों सेक्शंस को। सेक्शन 17 देखिए, आप सबको मालूम है कि कस्टम ड्यूटी वेदर इंपोर्ट कर रहे हो चाहे आप वेदर एक्सपोर्ट कर रहे हो, हमेशा सेल्फ असेस होती है। तो सेक्शन 17 क्या कहता है कि हर इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को अपनी जब एंट्री फाइल करता है वो बिल ऑफ एंट्री या शिपिंग बिल खुद असेस करनी होती है अपनी ड्यूटी को। तो इट इज टू बी सेल्फ असेस्ड, ये पहला पॉइंट है, ठीक है। पीओ कहता है कि वंस यू सेल्फ असेस्ड, मेरे पास राइट है कि मैं उसको वेरीफाई करूंगा, और फॉर द पर्पस ऑफ वेरिफिकेशन वो एग्जामिनेशन या टेस्टिंग कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि पीओ में आस्क यू टू फर्निश सर्टेन डॉक्यूमेंट या इंफॉर्मेशन, और जैसे ही वो आपसे कहेगा आपको वो फर्निश करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी होता है, ठीक है।
अगर ऑन वेरिफिकेशन, एग्जामिनेशन या टेस्टिंग या ऑन बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट या इंफॉर्मेशन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय इंपोर्टर या एक्सपोर्टर, अगर पीओ को ऐसा लगता है कि सेल्फ असेसमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, तो क्या पीओ खुद उसको रीअसेस करेगा? बिल्कुल। और जब पीओ रीअसेस करेगा तो अगर जो अमाउंट उसने आफ्टर रीअसेसमेंट निकाला होगा, अगर वो कॉन्ट्ररी पाया गया, अलग पाया गया किससे? सेल्फ असेसमेंट डन बाय इंपोर्टर या एक्सपोर्टर, तो फिर उस केस में लॉ कहता है कि दो बातें होंगी, या तो इंपोर्टर एक्सपोर्टर पीओ की जो रीअसेसमेंट हुई है वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, फिर तो बात खत्म हो जाती है। लेकिन अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता है तो पीओ को क्या करना है? एक स्पीकिंग ऑर्डर पास करना है। कितने दिनों में? विद इन 15 दिन ऑफ रीअसेसमेंट ऑफ बिल ऑफ एंट्री या शिपिंग बिल। ठीक है जी, ठीक है सर। तो ये हमारा सेक्शन 17 खत्म हो गया। वेरी सिंपल। पहले क्या करना है? सेल्फ असेसमेंट पीओ करेगा वेरीफाई, फॉर वेरिफिकेशन एग्जामिनेशन टेस्टिंग की जाएगी, उसके बाद ही में रिक्वायर सम डॉक्यूमेंट या इंफॉर्मेशन जो आपको फर्निश करना पड़ेगा, और उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन टेस्टिंग अगर उसको ऐसा लगता है कि सेल्फ असेसमेंट ठीक नहीं है तो क्या वो रीअसेस करेगा। रीअसेसमेंट अगर कॉन्ट्ररी पाई गई तो देयर आर टू थिंग्स, वन, या तो आप पीओ की असेसमेंट को एक्सेप्ट कर लोगे, देन बात खत्म, आप पे कर देना, नहीं तो क्या पीओ को पास करना पड़ेगा एक स्पीकिंग ऑर्डर। ठीक है, स्पीकिंग ऑर्डर क्या होता है बच्चे? जिसमें पीओ को इलैबोरेट करके बताना पड़ता है कि क्यों उसके हिसाब से ड्यूटी जो है वो ज्यादा होनी चाहिए और आपने जो असेस करी थी वो कम होनी चाहिए। ठीक है जी, ठीक है सर। तो ये हमारा पॉइंट हो गया खत्म। चलो अब आ जाते हैं असेसमेंट सेक्शन 18 में। सेक्शन 18 अगर आपको याद हो तो प्रोविजनल असेसमेंट होती है। इसमें तीन बातें ध्यान रखनी है। पहला, प्रोविजनल असेसमेंट कब की जाती है और आफ्टर डूइंग प्रोविजनल असेसमेंट क्या होता है। तो पहले तो याद रखो, प्रोविजनल असेसमेंट 4 केसेस में होती है। पहला, या तो इंपोर्टर या एक्सपोर्टर अनेबल टू मेक सेल्फ असेसमेंट, तो वो फिर पीओ को रिक्वेस्ट करेगा कि प्लीज मेरी ड्यूटी को असेस कर दिया जाए प्रोविजनल बेसिस पर, नंबर 1। दूसरा, पीओ को ऐसा लगता है कि सब्जेक्ट टू एनी इंपोर्टेड एक्सपोर्टेड गुड्स एनी केमिकल या अदर टेस्ट इज बीइंग टू बी डन। इसका मतलब अगर उसको लगता है कि मुझे इस पर कुछ टेस्टिंग करनी है, कुछ केमिकल टेस्ट करने हैं, तो फिलहाल वो आपको रिक्वेस्ट करेगा कि मैं आपकी ड्यूटी को प्रोविजनली असेस करूंगा, पूरी तरह से असेस नहीं करूंगा। क्लियर है? ठीक है सर। या फिर इंपोर्टर और एक्सपोर्टर से जो भी डॉक्यूमेंट मांगे गए थे वो तो उसने प्रोड्यूस कर दिए, लेकिन पीओ को ऐसा लगता है कि मुझे उस पर अभी फर्दर क्या करनी है? इंक्वायरी करनी है। या फिर मैंने डॉक्यूमेंट मांगे परंतु आपने प्रोड्यूस ही नहीं करे, और इसीलिए क्या मुझे पहले इंक्वायरी के लिए टाइम चाहिए, उसके बाद ही फाइनल असेसमेंट होगा। तो 4 केसेस हैं जहां पर प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर पास किया जा सकता है। पहला, यू आर अनेबल टू असेस, देन यू मे रिक्वेस्ट, पीओ को लगता है कि उसको कुछ केमिकल टेस्टिंग करनी है, या फिर आपने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करे बट गवर्नमेंट पीओ उसकी कुछ इंक्वायरी करना चाह रहा है, या फिर आपने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस ही नहीं करे इसीलिए पीओ को इंक्वायरी करनी पड़ेगी। तो इन सभी केसेस में लॉ ने क्लियर कर दिया कि आपका जो अमाउंट है या जो आपकी वैल्यूएशन है वो प्रोविजनली फिलहाल असेस की जाएगी। ठीक है सर। अब आ जाते हैं वेरी 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 इंटरेस्टिंग, जिसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। अगर आप स्कैनर देखोगे तो दैट इज कॉल्ड स्पेशल असेसमेंट, और इसी के साथ हमारा असेसमेंट भी खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, तो आप देख लीजिए, हमारा असेसमेंट खत्म, ट्रांजिट ट्रांसशिपमेंट खत्म, डीबी के खत्म, बैगेज खत्म, वैल्यूएशन खत्म, रेट ऑफ ड्यूटी खत्म एंड रेलेवेंट डेट खत्म। सो वी हैव कंप्लीटेड नंबर ऑफ चैप्टर्स जस्ट इन 5 क्लासेस। ठीक है, एंड दैट इज कमेंडेबल, और ये नहीं हो सकता अगर आप साथ में मेरे नहीं करोगे तो। ठीक है ना, तो मेरे साथ साथ करोगे तो मुझे मालूम है कि एग्जाम तक तो हम पूरा सब कुछ रिवाइज कर देंगे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, जब क्लास खत्म हो जाएगी तो प्लीज मुझे अब नेक्स्ट क्लास का चैप्टर आप बताइएगा कि आप क्या करना चाहते हो। वैसे आपके पास, वैसे आई वॉज लुकिंग कि मैं कल से जीएसटी स्टार्ट करूं। अगर आपको कस्टम में कोई चैप्टर आपको लगता हो कि करवाना है तो वो मुझे बता दीजिएगा, वो हम कल करेंगे। अदरवाइज I actually looking for कि we can start with GST from tomorrow, or some students were asking me for international tax, as the case may be। please comment box पे comment लिखिएगा कि आपको कौन सा चैप्टर चाहिए, so that accordingly we can plan our tomorrow's class, right? ठीक है सर। चलिए, अब सेल्फ असेसमेंट, सॉरी सेल्फ नहीं, स्पेशल असेसमेंट। 2 तरह की स्पेशल असेसमेंट होती है, ध्यान रखिएगा। एक होती है सेट ऑफ आर्टिकल्स और एक होती है प्रोजेक्ट इंपोर्ट। ठीक है, तो पहले प्रोजेक्ट इंपोर्ट खत्म कर लेते हैं। कहते हैं गवर्नमेंट ने ना कुछ प्रोजेक्ट्स को ना नोटिफाई किया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो हमारा
जो फर्स्ट शेड्यूल है उसके अंदर इफ यू विल सी, तो वहां पर देयर इज वन चैप्टर 98 जिसमें प्रोजेक्ट इंपोर्ट कुछ नोटिफाई किए गए हैं। और गवर्नमेंट कहती है प्रोजेक्ट इंपोर्ट होता क्या है, बेसिकली कहते हैं जब किसी भी प्रोजेक्ट को इंडिया में लगाने के लिए, लाइक इरिगेशन प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्ट, इनको लगाने के लिए अगर हमें एक साथ 8-10 मशीनों की जरूरत हो, तो बल्क में हम लोग 8-10 मशीनें इंडिया में लेकर आ रहे हैं। तो तरीका तो 2 तरीके हो सकते थे। अगर ये प्रोजेक्ट इंपोर्ट ना होता तो क्या हम सारी मशीनों को अलग से असेस करते, ठीक है, फिर उसके बाद उनको इंडिया में जब लेकर आते अलग अलग असेसमेंट करते हुए, तो उनकी हम लोग वैल्यूएशन भी अलग अलग निकालते, ड्यूटी भी अलग अलग निकालते, इस तरह से करते, राइट। लेकिन अब गवर्नमेंट ने थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करा और गवर्नमेंट ने क्या कहा, इन सभी मशीनों को आज के बाद हम ये नहीं कहेंगे कि इंडिया में 10 मशीनें आई हैं, इंस्टेड हम ये बोलेंगे कि इंडिया में एक प्रोजेक्ट इंपोर्ट हुआ है और उसका रेट अलग अलग मशीन का अप्लाई नहीं होगा, पूरे प्रोजेक्ट इंपोर्ट का आपको एक रेट दे दिया जाएगा, तो सभी मशीनों पे वो आप रेट अप्लाई कर सकते हो। तो ये था इंटेंट ऑफ सिंप्लीफाइंग द असेसमेंट बाय इंट्रोड्यूसिंग प्रोजेक्ट इंपोर्ट कॉन्सेप्ट। क्लियर है? और ये सभी प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं है बच्चे, ये सिर्फ उन प्रोजेक्ट्स के लिए है जिन्हें गवर्नमेंट क्या करेगी, नोटिफाई, किसमें, अंडर चैप्टर 98 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल टू कस्टम टैरिफ एक्ट। ठीक है सर, ठीक है जी। तो ये हमारा एक बार आप रीड कर लीजिएगा बुक से कि प्रोजेक्ट इंपोर्ट में हम क्या पढ़ रहे थे। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं सेट ऑफ आर्टिकल्स। देखिए सेट ऑफ आर्टिकल्स का क्या मतलब होता है, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देते हैं। सेट ऑफ आर्टिकल्स का मतलब होता है, कई बार आपने देखा होगा कि कुछ सामान जो है वो इंडिया में इंपोर्ट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ अ किट। जैसे फॉर एग्जांपल शेविंग किट इंडिया में इंपोर्ट हुई है बेटा, ठीक है ना। अब आप मुझे बताओ, अगर कोई इंडिया में शेविंग किट इंपोर्ट हो रही है तो शेविंग किट के अंदर सामान जो होता होगा, क्या वो अलग अलग सामान होता होगा? बिल्कुल, उसमें रेजर होता होगा, उसमें आपकी क्रीम होती होगी, ब्रश होता होगा, ठीक है ना, कॉम्ब भी हो सकती है। और ऐसे ही एक जॉनसन बेबी किट है, तो इस तरह की किट्स, या एक मोबाइल फोन हो गया, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं कि इंडिया में इंपोर्ट आर्टिकल का हुआ या सेट ऑफ आर्टिकल्स का, सेट ऑफ आर्टिकल्स का। तो अब जब भी इंडिया में सेट ऑफ आर्टिकल्स इंपोर्ट होते हैं तो उनके ऊपर ड्यूटी कैसे कैलकुलेट होती है, ये सेक्शन 19 ने बताया। तो अब यहां पर हम लोग बातें कैसे करेंगे, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है जी। सेट ऑफ आर्टिकल्स 2 तरह के ले लीजिए आप, एक जिसमें ऑल आर प्रिंसिपल, यानी कि सारे ही प्रोडक्ट जो है वो प्रिंसिपल है, मेन है। और सेकंड केस बना लीजिए जिसमें वन ऑफ प्रोडक्ट जो है वो प्रिंसिपल है एंड रेस्ट जो है, जो भी उसके साथ है, वो सारे पार्ट्स या एक्सेसरीज है। ठीक है ना। इसमें आप बेस्ट एग्जांपल ले लीजिए मोबाइल फोन का, ठीक है, और इसमें आप एग्जांपल ले लीजिए शेविंग किट का। ठीक है जी। अब प्रॉब्लम कहां पे है वो सुनो। प्रॉब्लम ये है कि जब शेविंग किट इंपोर्ट हुई होगी तो उसके ऊपर प्राइस या वैल्यू हमें किसकी पता होगी, अलग अलग आर्टिकल की या शेविंग किट की, शेविंग किट की। अब मान लो शेविंग किट की वैल्यू दी हुई है 150 रुपए, ठीक है जी। अब अनफॉर्चुनेट यहां पे प्रॉब्लम कहां पे आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारे टैरिफ के अंदर इस तरह से जो सेट ऑफ आर्टिकल्स होते हैं ना, उनकी रेट्स ऑफ ड्यूटीज अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब अगर आप ढूंढोगे ना शेविंग किट का रेट ऑफ ड्यूटी क्या है, तो मिलेगा ही नहीं आपको। तो ये तो बड़ी अजीब सी बात होगी। तो गवर्नमेंट इसको ड्यूटी कैसे लगाए? अच्छा, क्यों नहीं मिलेगा? उसका रीजन है, गवर्नमेंट कह रही है कि हमें पता ही नहीं है तुम इसके अंदर क्या डाल के ले आओगे, क्योंकि किट हमेशा कोई स्टैंडर्ड तो होती नहीं है। कोई भी आदमी कोई भी सामान डाल करके अपनी एक किट बना सकता है, तो कोई देयर इज नो स्टैंडर्डाइज्ड वे ऑफ मेकिंग किट। तो क्योंकि ये कस्टमाइज्ड होती है, तो इसीलिए गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि हम ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक स्टैंडर्ड बेसिस पर कोई रेट तय कर दे। तो इसका मतलब ही हो गया कि इन सेट ऑफ आर्टिकल्स का प्रैक्टिकली स्पीकिंग देयर इज नो रेट इन द कस्टम टैरिफ एक्ट, एंड दैट इज व्हाई जब इस प्रोडक्ट का रेट हमें ढूंढना होगा या ड्यूटी निकालनी होगी, तो फिर हमें तकलीफ होती है कि रेट कैसे लगाएं। ठीक है जी। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने सेक्शन 19 बना दिया। अब सेक्शन 19 क्या कहता है वो ध्यान से सुनेंगे। इस केस में तो बहुत आसान है कि अगर वन ऑफ द आर्टिकल इसमें से मेन है,
तो आपको पूरे सेट ऑफ आर्टिकल पे रेट ऑफ ड्यूटी ऑफ मेन आर्टिकल अप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो यहां पे आप लिख सकते हैं रेट ऑफ ड्यूटी ऑफ जो भी मेन आर्टिकल होगा वो अप्लाई कर दिया जाएगा फॉर किसके लिए, सेट ऑफ आर्टिकल। इसका मतलब सेट ऑफ आर्टिकल पे हम कौन सा रेट अप्लाई करेंगे, वो रेट अप्लाई करना है आपने, कमॉन वो रेट आपने अप्लाई करना है सेट ऑफ आर्टिकल पे जो मेन आर्टिकल का रेट होगा। इसका मतलब ये हो गया जो पार्ट्स एंड एक्सेसरीज हैं उनके रेट्स मैटर नहीं करेंगे। क्या जो मोबाइल फोन का रेट होगा क्या वही पार्ट पे भी लग जाएगा, वही एक्सेसरीज पे लग जाएगा? तो क्या पूरे सेट पर जो भी वैल्यू आ रही होगी क्या उस वैल्यू का रेट वही होगा जो मेन आर्टिकल का रेट होगा? क्लियर हो गया? ठीक है। लेकिन क्योंकि यहां पर सारे ही मेन थे, सारे प्रिंसिपल थे, तो फिर इसमें अब क्या होगा, तो इसमें अब लॉ ने कहा देयर विल बी टू थिंग्स। पहला, गवर्नमेंट ने आपको एक चॉइस दिया, इफ वैल्यू ऑफ ऑल आर्टिकल कैन बी डिक्लेयर्ड सेपरेटली। भाई आपको कहा गया सारे आर्टिकल की वैल्यू को आप सेपरेटली डिक्लेयर कर दो कि 150 रुपए में से ये कितने का, ये कितने का, ये कितने का, ये कितने का, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देन ड्यूटी ऑन एवरी आर्टिकल शैल बी लेविड सेपरेटली। तो फिर तो कोई इश्यू ही नहीं है ना यार। भाई अगर तुमने बता ही दिया कि 150 रुपए में से कौन कौन से आर्टिकल की वैल्यू कितनी है, तो फिर तो लॉ कहता है कि मुझे भी कोई तकलीफ नहीं हो रही क्योंकि हर आर्टिकल का मेरे पास अलग से रेट तो है ही है, तो क्या मैं अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, इफ वैल्यू इज, ओहो केस 2 देखो जरा, अगर वैल्यू इज नॉट डिक्लेयर्ड सेपरेटली फॉर ऑल आर्टिकल्स, तो अब इसमें भी दो बातें होंगी वजह। देखो कैसे, मान लो 4 आर्टिकल है ए बी सी डी, ठीक है जी, और चारों का जो रेट है एड वैलोरम है। एड वैलोरम समझते हैं, वैल्यू के ऊपर बेस्ड है। जैसे मान लीजिए ये 10% है, ये 12-20% है, ये 15% है और ये 18% है, ऐसे है। तो अब यहां पे लॉ ने क्या कहा, जो हाईएस्ट रेट होगा ना वो पूरी किट पे लग जाएगा। तो इसका मतलब अगर ऐसा हुआ तो रेट ऑफ सेट ऑफ आर्टिकल बराबर होगा जो भी हाईएस्ट रेट होगा। ये ध्यान रखना है आपने, जो भी क्या होगा, हाईएस्ट रेट। क्लियर हो गया? ठीक है। केस 2, अच्छा सर इसमें एक पंगा भी होगा, फिर बताओ क्या, अगर इनमें से कोई एक नील रेट पे आ गया तो क्या वो भी टैक्सेबल एट 20% हो जाएगा? बिल्कुल। तो यही तो गड़बड़ है इसके अंदर। तो सेट ऑफ आर्टिकल में प्रॉब्लम ही यही होती है क्योंकि हाईएस्ट रेट अप्लाई हो जाता है मेरे पे, और हाईएस्ट रेट अप्लाई होने की वजह से तो क्या जो नील वाले हैं क्या उनकी भी टैक्सेबिलिटी हाईएस्ट रेट पे आ जाती होगी? बिल्कुल आ जाती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं केस 2 ले लेता हूं जिसमें हम प्रिज्यूम कर लेते हैं कि 4 आर्टिकल में से ये 10% पे था, ये 12 पे था और ये 20 पे था, लेकिन इसकी ड्यूटी 10 रुपए थी, 10 रुपए इसकी ड्यूटी थी, ठीक है जी, और पूरे सेट की वैल्यू 700 रुपए है। अब यहां पर लॉ क्या कहता है वो सुनो। लॉ कहता है एक काम करेंगे, हम ड्यूटी कैसे निकालेंगे, 10 रुपए तो डी की ले लो क्योंकि डी का तो ऑलरेडी स्पेसिफिक दिया ही हुआ है कि 10 रुपए है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस इन तीनों का क्योंकि एड वैलोरम है तो इन तीनों में जो ड्यूटी लगेगी वो हाईएस्ट वाली ले लो। तो 12, 10, 20, हाईएस्ट कौन होगा? 20% इनटू। अब 20% किसकी वैल्यू लोगे बताओ? क्या पूरे सेट ऑफ आर्टिकल की लोगे? नहीं, उसमें तो डी भी आ जाएगा। बिल्कुल। तो आपने 20% 700 रुपए की लेनी है या माइनस करना होगा वैल्यू ऑफ डी, ये बताओ।
माइनस क्या करना होगा, वैल्यू ऑफ डी। अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा एक गलती कर देता है, वैल्यू ऑफ डी ना 10 रुपए ले लेता है। बेटा 10 रुपए इज नॉट वैल्यू ऑफ डी, 10 रुपए इज द ड्यूटी ऑन डी, और 700 रुपए जो है वो वैल्यू है। तो हमें 700 रुपए में से डी की ड्यूटी नहीं माइनस करनी, 700 रुपए में से हमें डी की वैल्यू माइनस करनी है। और अगर वो वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो क्या उसकी आइडेंटिकल वैल्यू पिक कर लो। अब अगर मैं कहूं कि डी की आइडेंटिकल गुड्स की वैल्यू 100 रुपए थी, तो आपका आंसर क्या आएगा, 10 रुपए प्लस 20%, 700 माइनस 100 रुपए। तो 600 रुपए का 20% प्लस 10 रुपए विल बी द ड्यूटी फॉर दिस सेट ऑफ आर्टिकल्स। क्लियर हो गया? ठीक है। एक बच्चे ने कहा कि सर एक बात बताओ, अगर सबका ही ऐसे होता कि ए बी सी डी, इसके ऊपर ड्यूटी 10 रुपए होती, इसके ऊपर 5 रुपए होती, इसके ऊपर 12 रुपए होती, इसके ऊपर 28 रुपए होती, अरे भैया फिर तो बड़ा आसान हो जाता, फिर तो वैल्यू चाहिए ही नहीं। तो गवर्नमेंट क्या कहती, 10 रुपए, 5 रुपए, 12 रुपए, 28 रुपए, क्या सबको प्लस कर दो। इसका मतलब हमें दिक्कत कब आ रही है, हमें दिक्कत आ रही है जब हमें परसेंटेजेस गिवन होती है, ठीक है ना। जब हमें क्या दी होती है, परसेंटेजेस गिवन होती है, तो हमें वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरी आर्टिकल सेपरेटली चाहिए होती है, नहीं मिलेगी तो ही ये दिक्कत आ रही है। क्लियर है या नहीं? चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। आई एम वेरी श्योर कि आपको ये समझ आ गया है। आज की क्लास क्या करी हमने, अब आपको क्या करना है, मैं बार बार बोल रहा हूं, एक तो मुझे आपने चैप्टर बताना है कि आज आपने क्या करना है, और जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं उसका आंसर प्लीज। हाँ, चलो, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ट्यून। कल मिलेंगे, और कल किस चैप्टर के साथ या किस सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे ये आप ही मुझे सजेस्ट करोगे इन द कमेंट बॉक्स, राइट? चलिए, थैंक यू वेरी मच।